हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एडिक्ट एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में बहुत ही क्रूशियल टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, जो कि आजकल काफी ज्यादा न्यूज में चला हुआ है, दैट इज इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। और इंडिया की क्या पोजीशन है इस पर, और व्हाट इज टू स्टेट सॉल्यूशन। टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है, जिसके बारे में इंडिया ने अभी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है बात की है। तो इसका जो है एक कंप्लीट एनालिसिस जो है हम इस वीडियो में करेंगे, और पूरे के पूरे इशू को जो है मैं आपको जो है डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको जो है पूरा का पूरा जो इशू है ये समझ आ जाएगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके करंट में क्या चीजें चली हुई हैं, और जो इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड पावर्स हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया और यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, उनका क्या स्टैंड है इस इशू को लेके। इस सारे मुद्दे को जो हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है इजराइल को जो है मैप में जो है लोकेट कर लेते हैं। वर्ल्ड मैप जो है आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, दिस इज अवर लविंग इंडिया। और यहाँ से हम जो है वेस्टर्न एशिया की तरफ, मिडिल ईस्ट रीजन की तरफ जो मूव करेंगे। मिडिल ईस्ट में जो कंट्री इंक्लूड रहती है दैट इज इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, टर्की, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान एंड यमन। और जब हम मिडिल ईस्ट में मेडिटेरेनियन सी की कोस्ट के ऊपर इस तरह से जूम करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें कंट्री देखने को मिलेगी इजराइल, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप से ही जो है हमास जो एक मिलिटेंट जो ग्रुप है जो कि एक्टिव है गाजा स्ट्रिप में, इनके द्वारा जो है यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया गया और अटैक जो इजराइल के ऊपर किया गया, जिसके बाद ये जो एस्केलेशन जो हुई। तो पूरा का पूरा ये क्या मुद्दा है इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। आपने ध्यान रखना कि ये जो गाजा स्ट्रिप है और ये जो वेस्ट बैंक है, ये पैलेस्टीन के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द रीजन आपको मैप में दिख रहा है, इट इज इजराइल। सबसे पहले हम जानेंगे कि इजराइल किस तरह से जो है देखिए अस्तित्व में आया। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये लगभग 2000 साल पहले जो है शुरू हुई। पहले जो है आपको पता होगा ऑटोमन अंपायर एक काफी बड़ा जो अंपायर था, जिसको रोमन्स के द्वारा जो है रूल किया जाता था। तो रोमन के द्वारा क्या किया गया कि लगभग 2000 साल पहले 71 एडी के आसपास जो है यहाँ से जो है इनके द्वारा जो है जीवीज को जो है निकाल दिया गया पैलेस्टीन से। पैलेस्टीन उस दौरान जो है ऑटोमन अंपायर का पार्ट था। तो ऑटोमन अंपायर के द्वारा जो है जो ज्यूज थे, जो जिनका जो होमलैंड पैलेस्टीन था, यहाँ से जो है इनको जो है निकाल दिया गया। तो ये विशाल ऑटोमन अंपायर आप अपनी स्क्रीन सामने देख सकते हैं, ये इस तरह से जो है मेडिटेरेनियन सी में इस तरह से यहाँ से पूरे रीजन के ऊपर फैला हुआ था। और उस दौरान ये रहा पैलेस्टीन और इजराइल रीजन, जहां जो कि कंफ्लिक्ट में है। तो यहाँ से जो है रोमन्स, जिनके द्वारा उस दौरान रूल किया जा रहा था ऑटोमन अंपायर को, इनके द्वारा जो है जीवीज को, इनके जो जूस थे, जो यहूदी थे, उनको जो इनके होमलैंड पैलेस्टीन से जो निकाल दिया जाता है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि अगर लोगों को निकाला जाता है तो वो धीरे धीरे वो वापस भी आना शुरू करते हैं। तो ओवर दी फॉलोइंग 1700 सालों तक लगभग जो है ये जो है एक्साइल से वापस आते रहे, और अप टू दी एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो है ज्यूज जो है अरब में जो है माइनॉरिटी के रूप में जो है बस गए, और ज्यूज के द्वारा जो है स्टिल जो है पैलेस्टीन को जो है एक जो है अपने होमलैंड के रूप में जो है देखा जाता था। और जब ये यहाँ पर माइनॉरिटी में आ गए तो ये जो है अपने ही यहाँ होमलैंड में खुद को जो है एक डरा हुआ भी जो महसूस करते। 1897 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेब्लिश होती है एट बेसल इन स्विट्जरलैंड। तो जियोनिस्ट जो है या जियोनिज्म ऐसे पीपल को बोला जाता है जिनका ये मानना है कि पैलेस्टीन उनका जो है होमलैंड है, और हमने जो एक अलग से जो अपनी जो एक जीविश स्टेट जो है स्टेब्लिश करनी है, नेशनल स्टेट जो है स्टेब्लिश करनी है। देखिए जो जीविश जो लोग हैं, इनके ऊपर जो काफी ज्यादा अत्याचार और उत्पीड़न जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा, यूरोपियन नेशंस के द्वारा किया गया, रशिया, फ्रांस, जर्मनी के द्वारा इनके ऊपर जो काफी ज्यादा जो उत्पीड़न किया गया, जिस कारण ये जो है धीरे धीरे जो है पैलेस्टीन की तरफ जो वापस आने लग गए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है वो रहती है ब्रिटेन की इन्वॉल्वमेंट। तो यूनाइटेड किंगडम देखिए इसमें इन्वॉल्व होता है 1917 में। तो इनके जो फॉरेन मिनिस्टर होते हैं उस टाइम आर्थर बेल्फर, इनके द्वारा एक बेल्फर डिक्लेरेशन रिलीज की जाती है, जिसमें ये अनाउंस करते हैं कि ब्रिटेन जो है सपोर्ट करता है आइडिया ऑफ अ जीविश नेशनल होम इन पैलेस्टीन, यानी कि ज्यूज के लिए अलग से एक नेशनल होम जो है पैलेस्टीन में होना चाहिए, इसका हम जो सपोर्ट करते हैं। और 1919 के बाद क्या होता है कि पैलेस्टीन जो है एक जो है ब्रिटिश मैंडेट बन जाता है। 1914 टू 1918 जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है, जिसमें अलाइड पावर्स जो विक्टोरियस होती हैं। तो जो भी जो एनिमी कंट्रीज की जो टेरिटरीज थी, जो कंट्रीज उनके द्वारा जो ओवरसीज कंट्रीज जो है ऑक्युपाई की गई थी, ये जो है विनर कंट्रीज को जो है मैंडेट के रूप में लीग ऑफ नेशंस के द्वारा जो है दे दी जाती है, जिसमें जो पैलेस्टीन है वो एक मैंडेट टेरिटरी के रूप में जो ब्रिटेन को दिया जाता है। तो इस दौरान क्या होता है कि ब्रिटेन जो बहुत सारे ज्यूज को जो है रिफ्यूजीज के रूप में जो है पैलेस्टीन में जो भेजना जो शुरू कर देता है। इससे देखिए क्या होता है कि जो अरब लोग जो पैलेस्टीन में रह रहे होते हैं, वो नेचुरली इसका जो है प्रोटेस्ट करते हैं, इसके खिलाफ जो आंदोलन करते हैं, आवाज उठाते हैं, और ये जो है ब्रिटेन से मांग रखते हैं कि हमें जो है एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन चाहिए फॉर दी अरब्स। और इन्होंने मांग रखी ब्रिटेन से उस दौरान अरब्स का जो लोग थे,
पैलेस्टीन के कि आप जो इमाइग्रेशन जो रहती है ज्यूज की, इसको जो है बंद कर दीजिए। देखिए इमाइग्रेशन का मतलब होता है जब कोई पर्सन जो है अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में परमानेंटली रहने के लिए चला जाता है, उसको बोलते हैं इमाइग्रेशन। तो ये मांग करते हैं ब्रिटेन से कि आप ये जो इमाइग्रेशन जो है ज्यूज की, इसको जो बंद कर दीजिए। तो देखिए बेल्फोर डिक्लेरेशन है क्या चीज? बेल्फोर डिक्लेरेशन देखिए एक पब्लिक स्टेटमेंट थी जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाउंस किया गया था 1917 में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और ये अनाउंस करते हैं इस दौरान कि हम सपोर्ट करते हैं फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल होम फॉर द जीविश पीपल, यानी कि यहूदियों के लिए अलग से एक उनका देश बने इन पैलेस्टीन, इसकी हम जो है सपोर्ट करते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पॉज करके ये ऑफिशियल जो रहती है पैलेस्टीन फॉर द ज्यूज ऑफिशियल सिंपैथी जो थी बेल्फोर डिक्लेरेशन ब्रिटेन की, ये बेल्फोर है, आर्थर बेल्फोर, फॉरेन मिनिस्टर ब्रिटेन, इसको आप जो पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। तो इस तरह से जब ज्यूज लोग पैलेस्टीन में जाने लगे और अरब्स के द्वारा जो है पैलेस्टीन के अरब्स के द्वारा इसका प्रोटेस्ट किया जाने लगा, तो इसके बाद देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अपनी स्टेटमेंट देती है और ये बोलती है कि हमारा किसी प्रकार का कोई इरादा नहीं है कि ज्यूज को जो है सारा का सारा जो है पैलेस्टीन हम दे दें, और किसी प्रकार का हमारा ये भी इरादा नहीं है कि हम जो है किसी प्रकार का इंटरफेयर करें विद द राइट्स ऑफ पैलेस्टीन अरब्स। और बोल्फोर के द्वारा हिमसेल्फ ये डिक्लेयर किया जाता है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव जो है नहीं किया जाएगा विद द सिविल एंड जो धार्मिक जो राइट्स हैं ऑफ एग्जिस्टिंग नो जो ज्यूइश कम्युनिटीज हैं पैलेस्टीन की। और ब्रिटिश का ये मानना था कि हम जो है राजी कर लेंगे दोनों अरब और ज्यूज को कि वो जो है साथ साथ में पीसफुली जो है निवास करें, लेकिन ऐसा कभी भी जो है नहीं होता है, लगातार यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट बढ़ती है। अब देखिए जर्मनी के जो नाजी जो लोग थे उनके द्वारा भी काफी ज्यादा उत्पीड़न जो है ज्यूज के ऊपर किया गया, और 1933 के बाद जो है एक बाढ़ सी आ गई रिफ्यूजीज की पैलेस्टीन में। बहुत सारे लोग जो है जर्मनी को छोड़ के जो है ज्यूज लोग जो है जर्मनी को छोड़ के पैलेस्टीन में जाने लगे और वहां पर जो है निवास करने लगे, और सिचुएशन इतनी खराब होगी आप देख सकते हैं कि 1936 तक जो है हाफ ऑफ द पैलेस्टीन पॉपुलेशन जो है ज्यूज की हो गई। और इस दौरान जब अरब्स ने जो है इसका जो है प्रोटेस्ट किया, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है इसको जो है ब्रूटली जो है काफी कठोरता से इसको जो है दबाया गया, जिसमें लगभग 3000 अरब्स लोग भी जो है मारे गए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रहता है 1937 का ब्रिटिश पील कमीशन। तो जो ब्रिटिश का जो पील कमीशन है उसने ये प्रपोज किया कि पैलेस्टीन को जो है 2 सेपरेट कंट्रीज में, 2 अलग देशों में डिवाइड कर देना चाहिए बिटवीन अरब एंड ज्यूज, लेकिन इस आइडिया को अरब्स के द्वारा जो रिजेक्ट किया गया। इसके बाद 1939 में जो है ब्रिटिशर्स ने दोबारा से ऑफर किया अरब्स लोगों को कि हम जो है आपको जो है 10 सालों के अंदर जो है एक जो आजाद देश जो है दे देंगे, और जो ज्यूइश इमाइग्रेशन है इसको हम जो है लिमिट कर देंगे 10,000 ईयर, लेकिन इस टाइम ज्यूज के द्वारा, यहूदियों के द्वारा इस आइडिया को जो रिजेक्ट कर दिया गया। सिचुएशन जो है देखिए ज्यादा खराब हो गई हिटलर के टाइम पे ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार 1941 टू 1945 के बीच में लगभग 1 लाख ज्यूज जो है पैलेस्टीन के ऊपर जो है एज ए रिफ्यूजी के रूप में गए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो अत्याचार जो हिटलर के द्वारा जो है ज्यूज के ऊपर किया गया। हिटलर जो है देखिए ज्यूज को जो है अच्छी किस्म के लोग जो है नहीं मानता था, रेसिज्म जो है हिटलर में काफी ज्यादा था, ज्यूज के ऊपर उन्होंने काफी ज्यादा अत्याचार किए और गैस चेंबर्स में डाल के जो है बहुत सारे ज्यूज को जो है मारा गया। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो गैस चेंबर्स होते थे उसमें न्यूड करके जो है ज्यूज लोगों को डाला जाता था, और बहुत ही ज्यादा भीड़ में जो है बिल्कुल सेट करके उनको उस गैस चेंबर में डाला जाता था और उनको मार दिया जाता था। और जब उसका दरवाजा जब खोला जाता था गैस चेंबर का, तो जब उसको उल्टा जब किया जाता था गैस चेंबर को, तब भी एक भी डेड बॉडी बाहर नहीं निकली थी, इतने क्लोजली जो है सेट करके उनको जो है उसमें डाला गया होता था। तो आप ब्रूटलिटी देख सकते हैं। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को हमेशा रिप्रेजेंट करती हैं कि वो काफी सभ्य हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ें और अगर मेरे पर्सनल व्यू से आप चलें तो वेस्टर्न कंट्रीज ने जितना एक्सप्लॉइटेशन वर्ल्ड का किया है उतना जो है अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज ने नहीं किया है, ये मेरा मानना है। और आज वर्ल्ड जो है नॉर्थ और साउथ में अगर डिवाइड है, नॉर्थ कंट्रीज अगर डेवलप है और साउथ कंट्रीज जो है डेवलपिंग है, तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है मैं समझता हूँ वेस्टर्न कंट्रीज ही है। आज अफ्रीका में जो सिचुएशन चली हुई है उसका सबसे बड़ा कारण भी जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज ही मैं समझता हूँ है। वेस्टर्न कंट्रीज जो है सेल्फिश कंट्रीज मैं समझता हूँ, यूएसए भी एक सेल्फिश कंट्री है। और देखिए अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो इंडिया ने लगभग 7 करोड़ वैक्सीन जो है एक्सपोर्ट की, लेकिन यूएसए ने पहले जो है वैक्सीन का स्टॉक बना लिया, अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर रहे हैं, उसके बाद जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज, इनके द्वारा जो है कॉलोनीज बनाई गई अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए, और इंडिया की एक्सप्लॉइटेशन इनके द्वारा कैसे की वो तो हम सभी को पता ही। ये आप ड्रामनी पिक्चर जो है हॉलोकॉस्ट की जो है अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, जिसमें जो यहूदियों को जो है गैस चैम्बर में डाल के मारा जाता था, और न्यूड जो है ये लोग होते थे। कितनी शर्म की बात ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने को मिलती है। हर साल जो है इसी को याद करने के लिए इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे जो है मनाया जाता है। तो देखिए इतने ज्यादा जब अत्याचार जो है जूज की रेस के ऊपर हुए, नस्ल के ऊपर हुए नाजीज के द्वारा, तो इसके बाद जो है इनके द्वारा पैलेस्टीन में एक टेररिस्ट अटैक भी जो किया गया किंग डेविड होटल में जेरूसलम में अगेंस्ट अरब्स और ब्रिटिश के, जिसमें 91 जो पीपल हैं वो
जो है मारे गए और बहुत सारे जो इसमें जो इंजर्ड हुए। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए को काफी ज्यादा फायदा हुआ हथियार सप्लाई करके, और जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी उनको जो है लोन वगैरह देके जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन डोमिनेशन थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो जो खत्म होगी और यूएसए एक नई सुपर पावर बन के उभरा। 1945 में जब जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूएसए एक सुपर पावर थी और दूसरी तरफ यूएसएसआर एक सुपर पावर के रूप में उभरा था। तो 1945 से 1991 तक जो है एक कोल्ड वॉर हमें देखने को मिला जिसमें वर्ल्ड जो है दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया। वन ब्लॉक इज वेस्टर्न ब्लॉक लेड बाय यूएसए, दैट इज डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और सेकंड ब्लॉक इज सोशलिस्ट कम्युनिस्ट ब्लॉक लेड बाय द यूएसएसआर। और 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होती है और उसके बाद कोल्ड वॉर खत्म होता है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटिश जो है वीक हो गया तो इनके द्वारा जो है पैलेस्टीन के जो इशू है उसको जो है यूनाइटेड नेशन को जो है सौंप दिया गया कि अब आप जो है इस इशू को जो संभालिए पैलेस्टीन के। तो 1947 में जो है यूनाइटेड नेशंस में जो है एक जो है वोटिंग होती है जनरल असेंबली में, और इस वोटिंग में जो है इजराइल रेजोल्यूशन इसमें जो डाली जाती है कि क्या इजराइल को बनाना चाहिए। तो इसमें इंडिया जो अगेंस्ट वोट करता है इस रेजोल्यूशन के, लेकिन ये जो है मैक्सिमम ये जो है रेजोल्यूशन पास हो जाती है और 1948 में जो है इजराइल को जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है पैलेस्टीन में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में जो क्रिएट किया जाता है। अब 1948 में जब इजराइल जो कंट्री बन जाती है तो उस दौरान जो है ब्रिटिश ये डिसाइड करते हैं कि हमने पूरी तरह से जो है यहाँ से विड्रॉ कर लेना है, इसलिए जो भी इनकी सेना होती है पैलेस्टीन में ये इसको जो वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। और जो न्यूली जो क्रिएटेड जो स्टेट थी ऑफ इजराइल अंडर दी बेन गुरियन, ये अपनी इंडिपेंडेंस आजादी जो घोषित कर लेती है और यूएन के द्वारा जो है इसको जो है रिकॉग्नाइज कर दिया गया होता है एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। और आप देखना 1948 में जब इजराइल को जो क्रिएट किया गया यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन के द्वारा, तो इस रेजोल्यूशन में इंडिया ने अगेंस्ट वोट किया था इजराइल का। यहाँ से आप थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। तो इसके बाद देखिए इजराइल के ऊपर जो अरब वर्ल्ड देखिए काफी ज्यादा नाराज हो जाता है इजराइल की क्रिएशन से, जो मुस्लिम वर्ल्ड होता है अरब वर्ल्ड। तो क्या होता है कि इमीडिएटली जो है इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, लेबनान और पैलेस्टीन की जो कंबाइंड फोर्सेस हैं वो इजराइल के ऊपर जो अटैक कर देती हैं। थोड़ा सा मैप में देख लीजिए आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 1947 का जो यूनाइटेड नेशंस का जो पार्टीशन प्लान था वो इस तरह से था कि ये जो ब्लू कलर में आपको देख रही है ये थी प्रपोज्ड ज्यू स्टेट, और यहाँ पर जो मैं कर्सर में घुमा रहा हूँ ये थी प्रपोज्ड पैलेस्टीन टेरिटरीज। लेकिन 1948 में जब ये जो अटैक जो करते हैं मिलके सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, तो इसके बाद देखिए क्या होता है, इस तरह से इनकी फोर्सेस अटैक कर देती है। और आफ्टर दी वार क्या होता है, इजराइल वार जीत जाता है, कैसे जीता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टेरिटरी जो है इजराइल जो है ऑक्युपाई कर देता है यूनाइटेड नेशंस की प्रपोज टेरिटरी के से ज्यादा। ठीक है, ज्यादातर जो उसमें एक्सपर्ट जो लोग थे उनका ये मानना था कि जो अरब ये जो कंट्रीज हैं ये वार जीत जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इजराइल जो वार जीत जाता है। और इजराइल क्या करता है कि 2/3 ऑफ द प्रपोज जो टेरिटरी थी जो पैलेस्टीन को दी जानी थी अंडर द यूएन पार्टीशन प्लान, वो इजराइल के अंडर इसके वार के द्वारा जो आ जाती है। और इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होती है, इजिप्ट के इलाट जो पोर्ट ऑफ इलाट जो रहता है इजिप्ट का इन द रेड सी, वो भी जो है इजराइल के द्वारा जो है इसमें जो ऑक्युपाई कर दिया जाता है। यानी कि इजिप्ट जो है अपना पोर्ट ऑफ इलाट जो है 1948 के वार में जो है लूज कर देता है। तो ये आप स्क्रीन सामने देखते हैं। तो आफ्टर दी 1948 वार 2/3 ऑफ द प्रपोज जो पैलेस्टीन जो टेरिटरीज होनी थी आफ्टर द पार्टीशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वो इजराइल के पास चल जाती है। और पोर्ट ऑफ इलाट जो कि साउथ ऑफ द इजराइल में आपको देखने को मिलेगा, ये इजिप्ट का जो है इजराइल के अंडर जो चला जाता है। पोर्ट ऑफ इलाट को एक बार आप मैप में लोकेट कर लीजिए, तो ये आप इजराइल को देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन के सामने। और इसके साउथ में गुल्फ ऑफ एक्यूबा में आपको देखने को मिलेगा पोर्ट ऑफ इलाट, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी गुल्फ ऑफ स्वेज। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा रेड सी। और आपने एक बात ध्यान रखनी है, रेड सी को जो है ये जो ऊपर मेडिटेरियन सी रहता है यहाँ से हमें देखने को मिलेगी एक स्वेज कनाल इजिप्ट से होती है जो जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है, गुल्फ ऑफ एक्यूबा को रेड सी के साथ जो है स्ट्रेट ऑफ टीरान जो है कनेक्ट करती है। तो ये कंसेप्ट जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेती है। अब देखिए आप सोचेंगे कि 1949 में इजराइल क्रिएट हुआ, 1948 के ऊपर इतनी ज्यादा कंट्रीज के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया गया, चारों तरफ से घेर के अटैक किया गया, फिर भी इजराइल जीत गया, क्योंकि इजराइल ने जो है इसमें जो है सब कुछ अपने दांव पे लगा के जो लड़ाई लड़ी। और इजराइल की जो ट्रूप्स थी उनको जो है काफी ज्यादा जो मिलिट्री एक्सपीरियंस था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार में इन्होंने जो है ब्रिटेन की तरफ से जो है लड़ाई लड़ी थी। और अरब्स के आने का कारण ये था कि ये जो खुद में ही काफी ज्यादा डिवाइडेड थे और इनके पास इतने अच्छे हथियार भी नहीं थे। और जो पैलेस्टीन की जो खुद की जो आर्मी थी इसको जो है डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इन 1936-39 के दौरान। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है यहाँ पर, 1948 के वार के बाद जो है सिटी ऑफ इजराइल जो रहती है ये डिवाइड हो जाती है बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। सिटी ऑफ जेरूसलम जो डिवाइड हो जाती है बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन।
जो वेस्टर्न जो जेरूशलम होती है ये आ जाती है अंडर द कंट्रोल ऑफ इजराइल, एंड ईस्टर्न जेरूशलम आ जाती है अंडर द कंट्रोल ऑफ जॉर्डन। तो ये कंसेप्ट हमें बाद में जो है काफी ज्यादा जो है काम में आएगा। इसके बाद होता है 6 डे वार ऑफ 1967। अब देखिए अरब कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा जो है ह्यूमिलेशन का, बेइज्जती का ये काम था कि उन्होंने 1948 का जो वार को जो हार दिया, इतनी ज्यादा कंट्रीज ने इकट्ठा मिलकर भी जो है एक छोटी सी कंट्री को नहीं हरा पाए। तो इसके बाद क्या होता है कि 1967 में जो एक और वार हो जाता है जिसको लीड करते हैं इराक, सीरिया और इजिप्ट, और इसमें फोर्सेस हमें देखने को मिलती है लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया की भी। तो जैसे इजराइल को सूचना मिलती है कि ये कंट्रीज जो अटैक कर रही हैं, तो इजराइल जो है वेट करने के बजाय जो है खुद पहले जो है अटैक जो इनके ऊपर जो कर देता है। और ये जो 1967 का ये जो वार है जिसको 6 डेज वार भी बोलते हैं, लगभग एक हफ्ते तक ये चलता है। इसमें अगेन इजराइल जो जीत जाता है, और इस बार इजराइल जो है बहुत ज्यादा टेरिटरी ऑक्युपाई करता है, जिसमें गाजा स्ट्रिप रहती है और होल ऑफ द सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट, और जो रेस्ट ऑफ जेरूशलम जो रहती है, ईस्ट जेरूशलम और वेस्ट बैंक फ्रॉम दी जॉर्डन और गोलान हाइट फ्रॉम सीरिया जो है इजराइल जो कैप्चर कर लेता है। और अरब कंट्रीज के पास जो है कोई भी जो है चॉइस नहीं बचती है, और ये जो है यूएन का जो सीज फायर जो ऑर्डर होता है उसको जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 1967 के 6 डे वार्स के बाद ये रहा मेडिटेरेनियन सी। तो ये आप देख सकते हैं सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम जॉर्डन से, और गोलान हाइट सीरिया से जो है इजराइल जो कैप्चर कर लेता है, और गाजा स्ट्रिप जो कि वेस्टर्न कोस्ट में मेडिसिन की, इनको जो इजराइल जो कैप्चर कर लेता है। अब देखिए इजिप्ट के लिए काफी बड़ा लॉस होता है, इतना बड़ा पेनिनसुला जो है इजिप्ट जो लॉस कर देता है, और इससे क्या होता है कि जो सुएज कनाल से जो ट्रेड होता था वो जो काफी ज्यादा बाधित हो रहा था, उसको जो इजराइल ने जो है अपने कंट्रोल में जो करके जो है रखा हुआ था। तो इससे जो है इजिप्ट को जो है काफी ज्यादा जो है घाटा जो है देखने को मिल रहा था। इसके बाद क्या होता है कि यूएसए की मेडिटेशन देखिए 1948 में जो है पोर्ट ऑफ इलाट जो है इजिप्ट जो है लूज कर देता है टू इजराइल। फिर 1967 में 6 डेज वार के दौरान अपना सिनाई पेनिनसुला जो इजराइल को जो लूज कर देता है इजिप्ट। तो काफी ज्यादा घाटा जो है इजिप्ट को जो है वार से होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि यूएसए की जो है मेडिएशन होती है इसमें, और यूएसए की इंटरफेरेंस के बाद जो है इजराइल और इजिप्ट जो है कैंप डेविड एकॉर्ड जो है साइन करते हैं 1979 में एट वाशिंगटन। इनको कैंप डेविड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके ऊपर जो नेगोशिएशन है वो कैंप डेविड जो कि नियर है वाशिंगटन वहां पर हुई थी, और इसमें ये दोनों कंट्रीज एग्री करती हैं। इजराइल एग्री करता है कि हम जो है आपका जो सिनाई पेनिनसुला है उसको जो लौटा देंगे, और इजिप्ट जो है इसमें वादा करता है कि हम कभी भी जो है इजराइल के ऊपर जो है अटैक नहीं करेंगे, और जो सुएज कनाल है उसको ओपन कर दिया जाता है इजरायली शिप्स के लिए। सुएज कनाल का आपने ध्यान रखना, ये रेड सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करती है, और ये इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ इजिप्ट गवर्नमेंट ये रहती है, और ये जो 1869 में जो है वर्ल्ड ट्रेड के लिए जो है या वर्ल्ड कंट्रीज के लिए जो ओपन की गई थी। अब नेक्स्ट थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे पीस बिटवीन इजराइल एंड पीएलओ। तो देखिए पीस अकॉर्ड होता है इसके बाद सितंबर 1993 में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, जिसको ओस्लो अकॉर्ड जो है बोला जाता है। इसमें जो है इजराइल जो फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर देता है पीएलओ को, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, और पीएलओ रिकॉग्नाइज करती है इजराइल राइट टू एग्जिस्ट। इजराइल एग्जिस्ट करता है, इसको जो है पीएलओ मान लेती है, और पीएलओ प्रॉमिस करती है ये जो है आतंकवाद का सहारा जो है कभी नहीं लेंगे। और पैलेस्टीन जो है, और पैलेस्टीन को इजराइल के द्वारा जो है सेल्फ रूल जो है दे दिया जाता है जेरिचो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो जेरिचो की बात चली हुई है, ये जेरिचो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखना, डेड सी जो है इजराइल और जॉर्डन के बीच में देखने को मिलता है, और लेक तिब्रियास जो है इजराइल में देखने को हमें मिलती है। ये फ्रेश वाटर लेक है, इसको सी ऑफ गैलीली भी जो है बोला जाता है। वेस्ट बैंक के जेरिचो में और गाजा स्ट्रिप में जो है सेल्फ रूल जो है इजराइल जो है दे देता है पैलेस्टीन को, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। और पैलेस्टीन ट्रूप्स जो है बोलती है कि हम यहाँ से जो है इजराइल बोलता है कि हम अपने ट्रूप्स को, अपनी सेना को यहाँ से जो है जल्दी ही जो है विड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद देखिए और पॉजिटिव डेवलपमेंट जो होती है, सेल्फ रूल जो है पैलेस्टीन को दिया जाता है। सितंबर अक्टूबर टॉक होती है दोनों कंट्रीज के बीच में 1995 में, और इजराइल इसमें जो है एग्री कर जाता है कि हम अपनी जो सेना है इसको विड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम वेस्ट बैंक, हेब्रोन को छोड़ के ओवर दी सेवरल ईयर्स। और इसके साथ साथ जो है इजराइल का जो कंट्रोल जो रहता है गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में वो खत्म हो जाता है। वेस्ट बैंक में हेब्रोन को छोड़ के बाकी सारी जगह से जो इजराइल जो अपने ट्रूप्स को निकालने के लिए एग्री कर जाता है। और जो वेस्ट बैंक जो एरिया रहता है इसको जो रूल किया जाएगा बाय दी पार्लियामेंट ऑफ पैलेस्टीन, यहाँ पर डिसाइड किया जाता है पैलेस्टीन काउंसिल की, और इसमें मेंबर्स रहेंगे आपके 88 जिनको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। जो वेस्ट बैंक में जो अरब रेजिडेंट्स जो रहते हैं ऑफ जेरूशलम एज्ड ओवर 18, और पैलेस्टीन इसमें एग्री करता है कि जो और इजराइल इसमें एग्री करता है कि जो पैलेस्टीन के हमने 6000 के आसपास जो बंदी बना के रखे हुए हैं कैदी, उनको हम छोड़ देंगे। इसके बाद जनवरी 1996 में जो है किंग हुसैन जो रहते हैं जॉर्डन के, ये विजिट करते हैं इजराइल को फर्स्ट टाइम, और 1200 के लगभग जो पैलेस्टीन जो प्रिजनर्स होते हैं उनको जो इजराइल के द्वारा जो छोड़ दिया जाता है, और टॉक बिटवीन इजराइल और सीरिया जो शुरू हो जाती है।
लेकिन इसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे जो है सिचुएशन जो है चेंज होना शुरू होती है और हमास एक मिलिटेंट ग्रुप जो है गाज़ा स्ट्रिप में जो है एक्टिव हो जाता है। इसके साथ-साथ हिज़बुल्लाह एक जो मिलिटेंट ग्रुप है लेबनान में, इनके द्वारा जो है इज़राइल में जो है बॉम्बिंग वगैरह करना शुरू की जाती है और डिस्टर्बेंस जो है इज़राइल में जो क्रिएट करना जो इनके द्वारा शुरू की जाती है। अब थोड़ा-सा देखिए आप इंटरनेशनली समझ लीजिए कौन-कौन सी कंट्रीज जो है पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ करती है। तो देखिए इंडिया उनमें से फ्यू कंट्रीज है जिन्होंने जो है पैलेस्टीन को शुरू से रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है। पूरा-पूरा साउथ अमेरिका रिकॉग्नाइज़ करता है पैलेस्टीन को। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पूरा-पूरा रिकॉग्नाइज़ करता है पैलेस्टीन को। इरिट्रिया और कैमरून को छोड़ के चाइना रिकॉग्नाइज़ करता है, पाकिस्तान रिकॉग्नाइज़ करता है, होल ऑफ द अरब वर्ल्ड रिकॉग्नाइज़ करता है। लेकिन जो रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं उसमें रहते हैं एंडोरा, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहामास, यूएसए रिकॉग्नाइज़ नहीं करता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको। अ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेक्सिको हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ये रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं पैलेस्टीन को। यूके, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दोनों रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। अगर हम इज़राइल की बात करें तो जो स्टेट्स इज़राइल को जो है रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है उसमें अल्जीरिया, कोलंबस, डिजबोटी, इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोटियाना, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सीरिया, tunisia and Yemen, as well as 10 member of OIC, Organization for Islamic Cooperation, Afghanistan, Bangladesh, Brunei, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मालदीव्स, माली, नाइजर, पाकिस्तान, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया एज वेल एज वेनेजुला जो है इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इंडिया जो है इजराइल और पैलेस्टीन दोनों को रिकॉग्नाइज करता है और बिलीव करता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो होनी चाहिए। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट होती है वो होती है सितंबर 16 2020 की न्यूज आप देखते हैं तो सितंबर 2020 में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। इसमें अब्राहिम अकॉर्ड जो साइन किया जाता है बाय द इजराइल, यूएई एंड बहरीन, जिसमें यूएई और बहरीन जो है डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर देती है इजराइल को एज अ कंट्री। अब रिसेंट जो एस्केलेशन हुई, रिसेंट जो अटैक्स जो हुए और कंफ्लिक्ट जो चली हुई है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, उसमें सबसे बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा अल अक्सा मॉस्क्यू। तो बहुत सी न्यूज एजेंसी क्लेम करती है इजराइल के द्वारा रेड की हुई है और कुछ का मानना यह है कि इजराइल आर्म फोर्स के द्वारा जो अटैक किया गया है अल अक्सा मॉस्क्यू के द्वारा, जिसको जो है हराम ए शरीफ बोला जाता है। ये जेरूसलम में लोकेटेड रहती है बाय दी मुस्लिम्स और इसी को जो है आपका जो है टेंपल माउंट भी बोला जाता है बाय दी ज्यूज। तो ये जो जेरूसलम है ये काफी ये जो है एक होली जो है सिटी है और ये जो है तीनों धर्म की जो है सेंटर रहता है, ज्यूज, इस्लाम और क्रिश्चियन का। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अल अक्सा मॉस्क्यू में जो है ज्यूनिस्ट जो ग्रुप जो रहते हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर जो है कैप्चर कर लिया जाता है इस अल अक्सा मॉस्क्यू को, ताकि ये यादगार बना सके जो 1967 में इजराइल के द्वारा जो इसको जो कैप्चर किया गया था। और इसके साथ साथ जो शेख जरा जो एक रीजन रहता है यहाँ पर जो है इजराइल जो है लगातार जो है यहाँ पर इविक्शन जो है कर रहा है लोगों की, और पूरा जो मुद्दा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे तो इसके द्वारा जो है यहाँ पर जो है थोड़ी एस्केलेशन जो है बढ़ती है। देखिए ज्यूनिज्म एक टर्म होती है जिसमें जो है एक ज्यूइश मूवमेंट को ये प्रेरित करती है और ये जो है सपोर्ट करती है कि इजराइल के लिए इजराइल जो है ज्यूइश ही होमलैंड है यहाँ पर, बाकी मतलब इजराइल को ये जो है ज्यूइश का जो होमलैंड जो मानते हैं ज्यूनिज्म वाले। देखिए मैक्सिमम दुनिया की हर न्यूज एजेंसी जो है इसको कवर करी है। वॉशिंगटन पोस्ट का आप आर्टिकल देख सकते हैं, अल अक्सा अटैक्स हार्म द मॉस्क्यू बट लॉन्ग टर्म में ये पैलेस्टीन को जो है इजराइल को जो लॉन्ग टर्म में जो है पैलेस्टीन का एंगर जो देखना पड़ेगा। तो देखिए अल अक्सा मॉस्क्यू जो है जेरूसलम जो सिटी है वहां पर लोकेटेड है और ये जो है होली बिल्डिंग है तीनों धर्मों की, फॉर द ज्यूज, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के द्वारा जो है इसको जो है हराम अल शरीफ इसको बोला जाता है और इसको जो है नोबल सेंचुरी भी जो है मुस्लिम्स के द्वारा जो है बोला जाता है और ज्यूज के द्वारा जो है इसको जो है टेंपल माउंट जो है बोला जाता है। तो तीनों धर्म के लिए जो है ये जो इंपॉर्टेंट है कि जो है होली एक बिल्डिंग है, होली साइट है। और एक बात ध्यान रखना, अल अक्सा मॉस्क्यू जो है यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर्ड एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब शेख जरा जो साइट है इसके इशू को हम समझने की कोशिश करते हैं। शेख जरा को एक बार जो है मैप में लोकेट कर लेते हैं तो ये आप इसके सामने इजराइल का मैप देख सकते हैं और ईस्ट जेरूसलम में अगर मैं जो है जूम करूं तो ईस्ट जेरूसलम में यहां पर हमें देखने को मिलती है शेख जरा जो जगह। अब देखिए 1948 का जो है वार होता है और 1948 का जो वार जो होता है इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में, इसको इजराइल जो जीतता है और इसमें जो वेस्ट जो जेरूसलम है वो जो है इजराइल के अंडर आ जाती है। तो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस जो है ये फोर्स हो जाते हैं कि ये अपने घरों से अब निकल जाएं और देखिए इस दौरान जो इजराइल के बनने के बाद और 1948 के वार के बाद जो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ फैमिलीज जो निकल जाती हैं वेस्ट जेरूसलम से, इसमें 28 कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं, 28 ऑफ लगभग 28 के आसपास पैलेस्टीन फैमिलीज ऐसी होती हैं जो शेख जरा नामक जो प्लेस रहता है ईस्ट जेरूसलम में
वहां पर मूव कर जाती है और वहां पर जो है सेटल हो जाती हैं। और आपको पता है कि 1948 से जब 1948 का जो वार हुआ तो जेरूसलम को जो है जॉर्डन के और इजराइल के बीच में जो डिवाइड किया जाता है। इजराइल को जो है वेस्ट जेरूसलम मिलती है और ईस्ट जेरूसलम जो है जॉर्डन के पास जो चली जाती है वेस्ट बैंक के साथ। तो इसमें क्या होता है कि जो ईस्ट जेरूसलम है ये जो 1948 और 1967 का जो पीरियड है ये जॉर्डन के पास रहती है। तो जॉर्डन यहाँ पर अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एज वेल एज जो यूएन जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है इनके साथ मिलकर जो यहाँ पर जो बहुत सारे घर बनाता है इन परिवारों के लिए शेख जरा में। लेकिन बाद में क्या होता है कि 1967 में क्या होता है कि होल ऑफ द वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को जो है 6 डेज वार के बाद जो है इजराइल यहाँ पर जो कैप्चर कर लेता है। अब स्थिति क्या है कि इजराइल ने अब शेख जरा प्लेस को कैप्चर कर लिया है, ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया है, शेख जरा को भी कैप्चर कर लिया है, बिल्डिंग्स जॉर्डन ने बनाई है, यहाँ पर रहते अरब लोग हैं। अब नेचुरली क्या है कि इजराइल को अरब लोग तो पसंद नहीं है, ये अपनी वहां पर कॉलोनीज बनाएंगे। तो क्या होता है कि 1970s की शुरुआत में जो ज्यूइश की जो एजेंसीज होती है वो डिमांड करती है इन अरब फैमिलीज से कि आप इस लैंड को जो है छोड़ के चले जाएं। और अगर हम इसी साल की बात करें 2021 की, तो जो सेंट्रल कोर्ट जो रहता है ईस्ट जेरूसलम में इसने सही ठहराया है इजराइल गवर्नमेंट की डिसीजन को, जिसमें यहां से जो है पैलेस्टीन फैमिलीज को जो है इविक्ट किया जा रहा है। तो जो इजराइल के द्वारा यहां से पैलेस्टीन की जो अरब फैमिलीज हैं उनको जो उनकी इविक्शन की जा रही है उनको यहां से निकाला जा रहा है, उस डिसीजन को यहाँ के कोर्ट ने जो है बिल्कुल सही ठहराया, जिसकी वजह से जो है और शेख जरा का जो डिसीजन है इन फेवर ऑफ ज्यूज सेटलर्स जो है कर दिया, जिसकी वजह से जो है ये जो मुद्दा है ये और ज्यादा गर्म हो गया, कॉन्फ्लिक्ट जो है ये और ज्यादा जो है बढ़ गई। अब देखिए इंडिया की पोजीशन देखने से पहले हम जो है आयरन डोम जो रहता है इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फाइल फोटो आप अपनी स्क्रीन के सामने जो है इजराइल के आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की देख सकते हैं। तो देखिए वर्क किस हिसाब से करता है। मान लीजिए यहाँ से एनिमी के द्वारा जो है रॉकेट को जो है लॉन्च किया गया, तो ये जो इजराइल का जो आयरन डोम जो शील्ड है एंटी मिसाइल सिस्टम है ये इसमें रेडार लगा होगा जो कि रॉकेट को जो है डिटेक्ट करेगा और उसकी जो प्रोजेक्टाइल जो होगी उसको ये डिटेक्ट करेगा, उसका जो पाथ होगा उसको ये जो है डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद क्या होगा कि जो कंट्रोल सिस्टम है इस आयरन डोम में लगा हुआ वो एस्टिमेट करेगा इंपैक्ट पॉइंट को और ऑटोमेटिकली यहां से जो है एंटी मिसाइल जो है लॉन्च हो जाएगी और हवा में जो है इस टारगेट को जो है ब्लास्ट ये कर देगी दुश्मन के और अपना जो है बचाव कर लेगी, अपनी कंट्री का बचाव करेगी। तो आयरन डोम आपने ध्यान रखना इजराइल का एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है और S-400 जो है रशिया का जो है एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रशिया का जो काफी बेहतर है, लेकिन इजराइल के इसकी जो एफिशिएंसी लगभग 80 to 90% जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है बताई जाती है। सो फार अगर हम कैजुअलिटीज की बात करें तो इजराइल में 10 पीपल जो है रॉकेट अटैक जो रहा हमास का उसके द्वारा मारे गए हैं और 2 पीपल जो है सिविल अनरेस्ट में भी इजराइल में मारे गए हैं और लगभग जो है 212 लोग जो है गाजा स्ट्रिप में जो है अटैक से मरे हैं इजराइल के। तो ये आप देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट ये जो सिटीज हैं जैसे कि अस्केलन, नतीब अल सारा, सैद्रोत, गाजा सिटी, सेंट्रल गाजा, खैन यूनिस और रफा, इनको आप ध्यान रखना और ये है गाजा स्ट्रिप आपकी यहाँ पर। अब देखिए अलग अलग कंट्रीज का स्टैंड समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि रशिया की सीरिया में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। रशिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एयरबेस जो है हमीमम जो है सीरिया में हमें देखने को मिलता है और नबल पोर्ट जो है रशिया का यहाँ पर देखने को मिलता है टार्टस। तो देखिए एक जेन्युइन सी बात है कि अगर अगर वार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वार हो जाए तो ये बहुत बड़ी संभावना है कि रशिया जो है अगेंस्ट इजराइल जो है अटैक करेगा और बहुत बार जो है रशिया जो है धमकी भी दे चुका है इजराइल को और टर्की भी जो है अगेंस्ट जो है इजराइल के ही स्टैंड लेगा। पूरा का पूरा आर वर्ल्ड जो है आपके इजराइल के ही अगेंस्ट है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज है वो इजराइल के फेवर में है। इंडिया का क्या स्टैंड है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इसके बाद। देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है यूएस पॉलिसीज एंड फेलियर ऑफ अब्राहम अकॉर्ड। तो देखिए अब्राहम अकॉर्ड जो सितंबर 2020 में साइन होता है जिसमें यूएई और बहरीन जो है डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर देते हैं इजराइल को एज अ कंट्री। चलो यहां तक तो ठीक है। 2017 में क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं कि टेल अवीव से अपनी जो एम्बेसी है उसको मूव कर देते हैं जेरूसलम में और रिकॉग्नाइज कर देते हैं जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल, जिससे क्या होता है कि जो सोवरेनिटी जो रहती है इजराइल की ओवर द जेरूसलम उसको जो डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है रोकते नहीं है इजराइल को कि वो जो है जो अपनी नई कॉलोनीज बना रहे हैं इविक्ट कर रहे होते हैं अरब लोगों को, उससे वो नहीं रोकते हैं और जिसके कारण ये जो आज जो है एस्केलेशन जो है बढ़ गई है। जो बाइडेन ने टर्म की हुई है डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है एज अ डिस्ट्रक्टिव। अब देखिए इंडिया का क्या स्टैंड है। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है इंडिया ने स्पोक किया एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आप एक बात ध्यान रखें, एक तरफ जो है आज की डेट में अगर कोल्ड वार की बात करें तो एक तरफ जो है यूएसए है और एक तरफ जो चाइना है
और चाइना के साथ जो रशिया खड़ा हुआ है। पूरा पूरा अरब वर्ल्ड जो है इजराइल के अगेंस्ट है, टर्की इजराइल के अगेंस्ट है, सऊदी अरेबिया, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट और जो इस यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे में कोई भी स्टेटमेंट देना जो है बहुत मुश्किल होता है, काफी नाप तोल के स्टेटमेंट देना पड़ती है। तो इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है हमारे यूएन में, यूएन एम्बेसडर जो है इंडिया के, टीएस तिरुमुची जी, इन्होंने बोला कि इमीडिएट डी एस्केलेशन जो है नीड ऑफ द आवर है। तो डी एस्केलेशन की बात जो है इंडिया ने जो है की है कि इमीडिएट डी एस्केलेशन हो जानी चाहिए। और इंडिया की जो है सौम्या संतोष की जो है डेथ जो है इंडिया की जो हुई है इस कन्फ्लिक्ट में। देखिए इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बोला है कि पीसफुल रेजोल्यूशन होनी चाहिए इजराइल पैलेस्टीन की, और जो टू स्टेट सॉल्यूशन है उसको जो है इंडिया ने सपोर्ट किया हुआ है। और टू स्टेट सॉल्यूशन जो रहती है इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट की काफी ज्यादा डिबेट है काफी लॉन्ग से। 2016 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे जॉन कैरी, उन्होंने बोला था कि ओनली वे जो रहता है टू अचीव जस्ट एंड लास्टिंग पीस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन जो है ये टू स्टेट सॉल्यूशन ही रहती है। तो देखिए टू स्टेट सॉल्यूशन का सिंपली मतलब ये है कि दोनों कंट्रीज जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए, टू सेपरेट टेरिटरीज जो है दोनों कंट्रीज और दोनों कंट्रीज के पीपल के लिए जो होनी चाहिए। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऑन द बेसिस ऑफ अरब इजराइल बात जो रहता है 1960 में उसके हिसाब से जो बाउंड्रीज जो है ड्रॉ करनी चाहिए। लेकिन इसमें जो है जेरूसलम को लेके जो है मुद्दा जो बना रहता है, क्योंकि जेरूसलम जो है दोनों कंट्रीज के लिए जो है इंपॉर्टेंट जो है रहती है, और ये जो है ज्यूज, मुस्लिम और क्रिश्चियन की जो है एक होली साइट है। अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया ने जो है अपनी जो रिलेशंस है, जो संबंध है वो इजराइल के साथ जो है डीपन किए हैं रिसेंट डिकेड्स में, और सपोर्ट किया है टू स्टेट सॉल्यूशन को फॉर अ लॉन्गर पीरियड। और किसी प्रकार की हिंसा को जो है एंड करने की बात जो है इंडिया ने कही है। और इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर टीएस तिरुमूर्ति जी, इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में जो सिचुएशन रहती है मिडिल ईस्ट की, उसमें कहा कि जो इवेंट्स जो है लास्ट सेवरल डेज के वो रिजल्टेड हुए इन शार्प डिटेरियोरेशन ऑफ द सिक्योरिटी सिचुएशन। तो इस सिक्योरिटी सिचुएशन काफी ज्यादा जो डिटेरियोरेट हो रही है। 16 मई 2021 का ट्वीट आप देख सकते हैं टीएस तिरुमूर्ति जी का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में, मोर इंडियन नेशनल डेथ एंड ऑल ऑफ अदर्स। तो इंडियन नेशनल डेथ जो रहती है सौम्या संतोष, उनकी डेथ को इन्होंने मौन किया। कॉल फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन, डी एस्केलेशन का मतलब होता है कि जल्द से जल्दी जो है जो लड़ाई है उसको जो कम कर दिया जाए। एस्केलेशन का मतलब बढ़ाना, डी एस्केलेशन का मतलब होता है कम करना। और इन्होंने कहा कि रिफ्रेन कीजिए यूनिलेटरल चेंज स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग जो बाउंड्री लाइंस होती है उनको बोलते हैं स्टेटस को, कि यही रहनी चाहिए। तो जो एग्जिस्टिंग बाउंड्री लाइंस है उन्हीं के ऊपर जो इंडिया ने कहा कि स्टेटस को मेंटेन किया जाना चाहिए ईस्ट जेरूसलम और नेबरहुड में। और हिस्टोरिक जो स्टेटस को है होली प्लेस जो जेरूसलम का, उसको जो रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए कि इंडिया ने किस तरह से आज तक जो है स्टैंड लिया हुआ है इस कन्फ्लिक्ट के ऊपर। तो देखिए इंडिया ने जो है रिकॉग्नाइज कर दिया था इजराइल को इन 1950, बट इंडिया जो है फर्स्ट नॉन अरब कंट्री है जिसने जो है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी जो रिकॉग्नाइज करके रखा हुआ है, और बोला हुआ है कि जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये सोल रिप्रेजेंटेटिव है ऑफ द पैलेस्टीन। और इंडिया जो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज है जिसके द्वारा जो है स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टीन जो 1988 में जो है रिकॉग्नाइज की गई थी। 2014 में जो इंडिया ने जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जो है इन फेवर ऑफ पैलेस्टीन वोट किया था, और कहा था कि जो इजराइल के द्वारा जो ह्यूमन राइट वायलेशन जो गाजा में की जा रही है उसकी जो है छानबीन होनी चाहिए। प्रोब को सपोर्ट करने के बाद जो है इंडिया ने इसके बाद 2015 में एब्सटेन किया वोटिंग से। नरेंद्र मोदी जी जब आए और जब इजराइल के साथ जो रिलेशनशिप जो है स्ट्रॉन्ग हुई, तो इसके बाद इंडिया 2015 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जो है इजराइल के अगेंस्ट वोट करने से जो एब्सटेन किया, कोई किसी प्रकार का वोट नहीं किया। और इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी रहती है लिंक बेस्ड पॉलिसी, जिसमें इजराइल और पैलेस्टीन के साथ जो है हम जो है साथ में म्यूचुअली जो है वर्क करते हैं, और हम मानते हैं कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एज वेल एज टू स्टेट सॉल्यूशन जो होनी। 2019 में इंडिया ने जो है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल कमीशन में इजराइल के फेवर में वोट किया, और पैलेस्टीन के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जो है कंसिडरेटिव स्टेटस लाने से जो मिलने से जो रोका। तो देखिए इंडिया ने अब तक जो है ट्राई किया हुआ है कि अपनी एक इमेज जो है मॉरल सपोर्टर ऑफ पैलेस्टीन के रूप में जो है बना के रखनी है ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन ऑफ पैलेस्टीन, और इंगेज होना है, और इजराइल के साथ जो है मिलिट्री, इकोनॉमिक और अदर स्ट्रेटेजिक रिलेशन जो इजराइल के साथ जो बनाए रखने। अब देखिए इजराइल के साथ मिलकर हम जो है बराक मिसाइल हम डेवलप कर रहे हैं, फिर जो डीसेलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी है इजराइल की वो काफी अच्छी है। रिसेंट देखिए जो डेवलपमेंट हुई थी मार्च 2021 में, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी थी इनटू द वार क्राइम्स इन पैलेस्टीन टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय द इजराइल, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। अप्रैल 2021 में यूएस ने रिस्टोर कर दी थी 235 मिलियन यूएस डॉलर एड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पैलेस्टीन, और रिसेंटली जो बाइडेन के द्वारा जो है 735 मिलियन डॉलर के जो है हथियार जो है पैलेस्टीन को जो है एक्सपोर्ट किए जाएंगे। मैं कुछ रीजंस को दोबारा देख लीजिए जो आपसे एग्जामिनेशन पूछा जा सकते हैं। गाजा स्ट्रिप अपने आप इंपोर्टेंट में है,
मेटेनेसी के साथ जो है कोस्टल एरिया देखने को मिलेगा। फिर वेस्ट बैंक जॉर्डन के साथ डेड सी जो है हमें इजराइल और जॉर्डन के बीच में देखने को मिलेगा। गोलान हाइट इजराइल के द्वारा ऑक्युपाई किया गया है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन सीरिया एंड इजराइल। और देखिए सीरिया का इजराइल के ऊपर अटैक करने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि गोलान हाइट्स को अभी तक भी जो है इजराइल के द्वारा जो है वापस नहीं किया गया है। फिर लेक तिब्रियास जो रहती है ये इजराइल में रहती है, फ्रेश वाटर लेक। उसके बाद जो हेब्रोन जो रीजन है ये साउथ ऑफ द वेस्ट बैंक है जो आज भी इजराइल के कंट्रोल में है। टोलक्रम, नेबुलस, रमल्ला और जेरिचो, बेथेलन ये वेस्ट बैंक में रीजन रहते हैं जो कि पैलेस्टीन के अंडर है। और पोर्ट ऑफ इलाइट का आपने ध्यान में रखना, ये 1948 के वार के बाद जो इजिप्ट का पोर्ट है जो कि इजराइल ने ऑक्युपाई कर लिया है। और सिनाई पेनिसुला जो है इजिप्ट का में जो देखने को मिलता है। डी एस्केलेशन देखिए नीड ऑफ द आवर है, पीस मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि इजराइल के साथ अगर यूएसए तो जाते हैं, सीरिया वार में तो जाते हैं, तो इससे जो है एक थर्ड वर्ल्ड वार होने की आशंका रहती है क्योंकि डोमिनो इफेक्ट जो है अपने आप में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। इंडिया के देखिए अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं और अगर वार होती है तो डोमिनो इफेक्ट रहता है, एक के बाद एक कंट्रीज जो है वार में जो है इससे जो उतर जाएंगी और एक जो है वर्ल्ड वार होने की जो आशंका रहती है, डोमिनो इफेक्ट रहता ही है। और इंडिया के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, मिडिल ईस्ट में हमारी काफी अच्छी रिलेशनशिप है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ हमारी एनर्जी डिमांड्स है, एनर्जी सिक्योरिटी है। तो नीड ऑफ द आवर तो यही है कि ये जो इजराइल पैलेस्टीन जो कॉन्फ्लिक्ट जो चली हुई है इसकी जो है जल्दी जल्दी जो डी एस्केलेशन जो है हो जानी चाहिए। तो दैट्स दी एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको इसमें जो कुछ ना कुछ जो है नया जानने को मिला होगा। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।